हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिव कुमार सिंह आप सभी का आपके चैनल नेक्स्ट आईएएस वेलकम में स्वागत करता हूं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि चैनल का नाम मेरे चेंज हो चुका है। अब से मेरे चैनल का नाम होगा नेक्स्ट आईएएस वेलकम। तो हम लोग देख रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, जिसके अंतर्गत हम लोग अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तथा उसके नामकरण के इतिहास के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज का जो वीडियो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कंपनी की व्यापारिक सफलताएं, जर्नी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके क्रम में द फर्स्ट एफर्ट टू इस्टेब्लिश द ट्रेडिंग फैक्ट्री वाज मेड इन 1608 बाय जेम्स फर्स्ट, द एम्परर ऑफ ब्रिटेन। Hawkins was sent to the Mughal court by writing a letter to the name of Akbar in 1608। इस दिशा में जो सबसे पहला प्रयास किया गया 1607 में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा सूरत में फैक्ट्री स्थापित कराने के उद्देश्य से मुगल दरबार में विलियम हॉकिंस को पैरवी करने के लिए भेजा गया और 1608 में हेक्टर नामक जहाज़ से विलियम हॉकिंस सूरत बंदरगाह पर उतरता है। इन 1609 व्हेन हॉकिंस अराइव्ड एट मुगल कोर्ट, जहांगीर वाज द मुगल एम्परर बिकॉज अकबर हैड ऑलरेडी डाइड इन 1605। किंतु जब 1609 में आगरा में स्थित मुगल दरबार में विलियम हॉकिंस पहुंचता है तो वहां पर अकबर सम्राट नहीं थे, अकबर का बेटा, अकबर का पुत्र जहांगीर सम्राट था। क्योंकि जब वह चला था 1607 में तो जेम्स प्रथम ने उसको मुगल बादशाह के नाम एक पत्र लिखा था अपनी तरफ से। वह पत्र अकबर को संबोधित था, क्योंकि उसको इस बात की जानकारी वहाँ पे नहीं थी कि वर्तमान में मुगल बादशाह जहांगीर हो चुका है और अकबर की मृत्यु 1605 में हो चुकी है। इस बात की जानकारी ब्रिटेन में नहीं थी। द शिप बाई विच हॉकिंस केम टू इंडिया वाज नेम हेक्टर। जिस जहाज़ से विलियम हॉकिंस भारत आया था उस जहाज़ का नाम हेक्टर था। द पोर्ट एट विच ही अराइव्ड वाज सूरत पोर्ट। और जिस बंदरगाह पर इस उद्देश्य को लेकर वह हेक्टर नामक जहाज़ से उतरा था वह बंदरगाह कौन था? सूरत बंदरगाह था। तो इस प्रकार हम लोग किस उद्देश्य से वो आया था? सूरत में अंग्रेजी फैक्ट्री, अंग्रेजी कारखाना की स्थापना कराने के उद्देश्य से विलियम हॉकिंस भारत आया था। 1607 में चला था, 1608 में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। वह सूरत से आगरा अप्रैल 1609 में वह आगरा पहुंचा था मुगल दरबार में, और अगस्त 1608 में वह सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। इस प्रकार 1609 में 1609 में विलियम हॉकिंस पानी के रास्ते या समुद्री रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला अंग्रेज़ था। फर्स्ट इंग्लिशमैन हु रीच्ड इंडिया बाय वाटर रूट। यद्यपि इसके पहले ही वास्को डी गामा समुद्री रास्ते भारत आ चुका था, सबसे पहला यूरोपियन था, किंतु वह पुर्तगाली था। मुगल बादशाह के सामने वह जेम्स प्रथम के दूत के रूप में ही स्पोक इन मुगल कोर्ट इन पर्शियन लैंग्वेज। तुर्की भाषा में वह बहुत ही फ्लुएंटली जहांगीर के दरबार में अपने पक्ष को रखा और उसके इस प्रभाव से जहांगीर बहुत ही प्रभावित हुआ। ही वॉज गिवन द मनसब ऑफ 400। वह उसको जहांगीर प्रभावित होकर 400 का मनसब प्रदान करते हैं एंड दी गिव द टाइटल ऑफ खान। उसको
खान की उपाधि भी प्रदान करते हैं, जहांगीर, मुग़ल बादशाह जहांगीर। एक चीज़ और भी है, इंग्लिश खान के रूप में भी विलियम हॉकिंस को जाना जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है कि इंग्लिश खान के रूप में किसको जाना जाता है, तो विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान भी कहा जाता है। Initially, the permission was granted to set up a factory in Surat, but cancelled due to the opposition of local traders. अपने उद्देश्य में शुरुआती प्रयास में उसको सफलता भी मिल गई थी और जहांगीर सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए परमिशन दे दिया था, किंतु बाद में जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी थे, सूरत के स्थानीय व्यापारी थे, उनके विरोध के कारण जहांगीर अपने परमिशन को वापस ले लिया था। मीनवाइल इन 1611-12 के दौरान में एक घटना घटती है। इन द बैटल ऑफ स्वाली, पुर्तगीज वेर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, देन जहांगीर प्लेस्ड एंड परमिट टू इस्टेब्लिश कोठी इन सूरत। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि समुद्री क्षेत्रों में मुग़ल पुर्तगालियों से बहुत परेशान थे। स्वाली जो कि सूरत का एक ग्रामीण क्षेत्र है, एक गांव है, जहां पर 1611-12 के आसपास पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों में एक युद्ध होता है और पुर्तगालियों को वहां से भगाने में अंग्रेज़ सफल रहते हैं, जिस बात से जहांगीर बहुत प्रसन्न होता है और इस बात से खुश होकर वह सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर देता है। इस प्रकार जब 1613 में 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का परमिशन जब जहांगीर दे देता है अंग्रेज़ों के ऊपर खुश होके, उसके पहले ही मछलीपट्टनम में एक कोठी की स्थापना हो चुकी थी। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक मछलीपट्टनम नामक स्थान है। यहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा एक कोठी की स्थापना 1611 में पहले ही हो चुकी थी, किंतु यह कोठी जो थी टेम्प्रोरी कोठी थी, अस्थाई कोठी नहीं थी। 1613 में सूरत में जिस कोठी की स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा जहांगीर के परमिशन से होती है, वह भारत की पहली कोठी थी, क्योंकि वह अस्थाई कोठी की स्थापना सूरत में हुआ था। इस प्रकार उसे ब्रिटिश भारत की पहली कोठी होने का गौरव प्राप्त है। अर्लियर द फर्स्ट कोठी ऑफ ब्रिटिश हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन मछलीपट्टनम इन 1611। इसके पहले सूरत की कोठी की स्थापना के पहले मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, 1611 में ही एक टेम्प्रोरी फैक्ट्री की स्थापना यहाँ पे हो चुकी थी। Thus the Surat factory, which was established in 1613, was the first permanent कोठी of India of British। अंग्रेज़ों के पहले परमानेंट कोठी, या अगर एग्ज़ाम में ब्रिटिश कंपनी की पहली कोठी की बात अगर आए तो 1613 के सूरत कोठी को ही पहली कोठी मानते हुए आप लोग उत्तर दीजिएगा। यानी ब्रिटिश कंपनी की पहली कोठी की मान्यता 1613 में सूरत को ही प्रदान किया गया है, मछलीपट्टनम को नहीं प्रदान किया गया है, क्योंकि यह टेम्प्रोरी फैक्ट्री थी। आगे इन 1632 द गोल्डन फरमान वाज इशूड बाय द सुल्तान ऑफ गोलकुंडा। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा कंपनी को एक सुनहरा फरमान जारी किया जाता है, बाय विच ऑन गिविंग 500 पैगोडा एनुअली, जो 500 पैगोडा वार्षिक शुल्क के बदले दिया गया था। देयर वाज अलाउड फ्री ट्रेड एट द पोर्ट ऑफ गोलकुंडा स्टेट। इस 500 पैगोडा वार्षिक शुल्क के बदले गोलकुंडा के अंतर्गत जितने भी पोर्ट थे, जितने भी बंदरगाह थे, वहाँ पे निःशुल्क व्यापार की सुविधा अंग्रेज़ों को इसके बदले प्रदान कर दी गई।
द सुल्तान वाज अब्दुल्लाह कुतुब शाह, जिस सुल्तान ने गोलकुंडा के जिस सुल्तान ने अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान जारी किया था 1632 में, उस सुल्तान का नाम था अब्दुल्लाह कुतुब शाह। इस प्रकार से सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान जारी करने वाले सुल्तान की बात अगर आए एग्ज़ाम में तो नाम आप लोग जानते रहिए, अब्दुल्लाह कुतुब शाह। कब जारी किया था? 1632 में, 1632 में। क्या जारी किया था? गोल्डन फरमान। आगे चलकर कंपनी को भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता मिल जाती है, जिसके क्रम में 1632-33 में उड़ीसा में 2 स्थान हैं, एक बालासोर, दूसरा हरिहरपुर। यहाँ भी अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, बालासोर, हरिहरपुर English factories were also established around 1632-33। आगे in 1639 an Englishman named Francis Day got Madras on lease from the राजा चंद्रगिरी। आगे चलकर 1639 में एक अंग्रेज़ जिसका नाम फ्रांसिस डे था, वह चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लीज पर प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। फ्रांसिस डे इज़ कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मद्रास। फ्रांसिस डे को ही आधुनिक मद्रास का संस्थापक कहा जाता है। द ब्रिटिश established a fort named Fort St. George was situated on कोरोमंडल कोस्ट। यहीं पर अंग्रेज़ों के द्वारा एक किले का निर्माण किया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कोरोमंडल के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? कोरोमंडल तट पर। which later became द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटिश, जो बाद में चलकर अंग्रेज़ों का मुख्यालय बनता है, अंग्रेज़ों का हेडक्वार्टर बनाया जाता है, जहाँ पर इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में। बाद में चलकर इसी कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज को ही दक्षिण भारत के अंग्रेज़ी कंपनी का मुख्यालय बनाया जाता है। और यहाँ पे एक चर्च की भी स्थापना की जाती है, जो शायद किसी यूरोपीय शक्ति या किसी भी प्रकार के चर्च स्थापित करने का पहली घटना होती है। इसीलिए फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थापित उस चर्च को भारत का सबसे पुराना चर्च होने का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार भारत का सबसे पुराना चर्च कहाँ पे है? फोर्ट सेंट जॉर्ज में। अब हम लोग हॉकिंस के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था तो वह किस रूप में आया था? कंपनी के कर्मचारी के रूप में। वह मूल रूप से क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था और वह मुग़ल दरबार में 2 वर्ष तक रहा था। वह मुग़ल दरबार में कुल 2 वर्षों तक रहा था। 1609 में वास्तविक रूप से वह मुग़ल दरबार में पहुंचा था और 1611 तक वह मुग़ल दरबार में था। और मुग़ल दरबार से जब इंग्लैंड वह वापस जाता है, उसी दौरान रास्ते में 1614 के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट हम लोग हॉकिंस के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इन 2 वर्षों में जो अनुभव उसको मुग़ल दरबार के बारे में प्राप्त था, मुग़ल सम्राट के बारे में प्राप्त था, उसके संबंध में उसने कुछ बातें कही है, उस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। उसके अनुसार
जहांगीर तत्कालीन पूर्वी शक्तियों में एक पावरफुल शक्तिशाली बादशाह था। पहली बात तो उसने यह स्वीकार किया कि जहांगीर एक शक्तिशाली ताकतवर बादशाह था। दूसरा, पहली नज़र में उसके अनुसार तो ये लगता था कि मुग़ल साम्राज्य की जो प्रजा थी, जो जनता थी, जो पब्लिक थी, वह बहुत वफ़ादार थी, बहुत स्वामी भक्त थी और बहुत सम्मान करती थी मुग़ल बादशाह का। लेकिन उसने कहा कि वास्तविकता यह थी कि मुग़ल बादशाह जहांगीर बहुत क्रूएल था, बहुत क्रूएल था। डर बस वह जो है आज्ञा पालन करती थी, डर बस वह स्वामी भक्त बनी हुई थी, न कि राजा से इमोशनली अटैच नहीं थी, केवल डर बस उसके भय में उसके अधीन रहती थी, यानी उसका बहुत दबदबा था। पहली नज़र में जो मुग़ल साम्राज्य की जनता थी वो ऐसा महसूस होता था, ऐसा प्रतीत होता था कि मुग़ल बादशाह जहांगीर से के प्रति बहुत वफ़ादार और बहुत निष्ठा के साथ जुड़ी हुई थी, जबकि हाकिन्स के अनुसार वह वफ़ादार नहीं थी, केवल जहांगीर के टेरर से, जहांगीर के भय से बहुत भयभीत रहती थी। जहांगीर का टेरर पूरे साम्राज्य में व्याप्त था। बहुत जहांगीर को बहुत निरंकुश और क्रूएल, निर्दयी हाकिन्स ने जहांगीर को बहुत ही निरंकुश और निर्दयी शासक के रूप में देखा है। उसने कहा है कि बहुत वफ़ादार और बहुत ही क्लोज लोगों के प्रति जब वह शंकालु हो जाता था या उनके प्रति वफ़ादारी में किसी प्रकार का लेकिन उसको महसूस होता था, तो वह बहुत ही अप्राकृतिक दंड दिया करता था। जैसे बंद पिंजरे में शेर के सामने उसको फेंक देना या शेर के सामने उसको डाल देना, अगर बच पाए तो बच ले, नहीं तो शेर उसको खा जाता था। इस प्रकार उसको क्रेजी, सनकी शासक भी कहा है। जहांगीर को एक प्रकार से सनकी शासक की संज्ञा उसने प्रदान की है। उसके अनुसार जहांगीर भयंकर शराबी शासक था। इस प्रकार जेम्स प्रथम के दूत के रूप में विलियम हॉकिंस की यात्रा के बाद जेम्स प्रथम के दूत के रूप में थॉमस रो 1615 में भारत की यात्रा पर आता है। किसके दूत के रूप में? जेम्स प्रथम के ही दूत के रूप में यह भी आता है। कुछ व्यापारिक सुविधाएं, बहुत बड़ी सफलता तो इसके हाथ नहीं लगती है, लेकिन छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करने में यह सफल रहता है। जेम्स प्रथम sent to Thomas Roe in 1615 to the court of Jahangir to get some facilities in trade and business, and successful in getting some facilities. In this way, the British established their main factories in Surat, Bhanauj, Ahmedabad, Agra, Muslipatanam, Balasore, Haripura, मुंबई एंड मद्रास। इसके जेम्स प्रथम की यात्रा के फलस्वरूप छोटी सफलता थॉमस रो को इस रूप में मिलती है कि छोटी छोटी फैक्ट्रीज इन सारे स्थानों पर अंग्रेज़ों को स्थापित करने में कामयाबी मिल जाती है। मीनवाइल
there is a treaty of Madrid between the Portuguese and British। इसी बीच जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ पुर्तगाली और ब्रिटेन की थी, दोनों के बीच मैड्रिड की संधि होती है। मैड्रिड की संधि में which was in relation to ending the conflict between the two powers in 1630, जिसका उद्देश्य था, किसका उद्देश्य, मैड्रिड संधि का, ट्रीटी ऑफ मैड्रिड का जो उद्देश्य था, दोनों शक्तियों के बीच पूरब में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस कन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के उद्देश्य से क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मैड्रिड, मैड्रिड की संधि होती है। इसी प्रकार की शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, दोनों के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए एक एग्रीमेंट 1634 में भी होता है। वो कौन सा एग्रीमेंट होता है, सूरत गोवा एग्रीमेंट। कब होता है, 1634 में। अ सिमिलर एग्रीमेंट इन 1634 एज सूरत गोवा एग्रीमेंट फॉर पीस बिटवीन टू पावर्स। इन दोनों शक्तियों के बीच पीस स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए इसी प्रकार की एक एग्रीमेंट 1634 में भी होता है, जिसका नाम था सूरत गोवा एग्रीमेंट, सूरत गोवा समझौता। इस प्रकार दोनों शक्तियों, पुर्तगालियों और ब्रिटेन के बीच समझौते और शांतिपूर्ण संबंध के प्रयास चलते रहे। उसी क्रम में इसी तरह का एक प्रयास, अंडर दीज एफर्ट्स इन 1661 द पुर्तगीज मैरिड देयर प्रिंसेस कैथरीन विथ किंग ऑफ ब्रिटेन चार्ल्स द्वितीय। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में एक प्रयास और किया जाता है दोनों शक्तियों, दोनों यूरोपीय शक्तियों के बीच संबंध अच्छे करने के संबंध में। पुर्तगाली अपने राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कर देते हैं, जिससे दोनों के बीच एक अच्छा संबंध वैवाहिक संबंध के माध्यम से बनाने में आसानी हो। और पुर्तगाली लोग दहेज के रूप में, एंड एज ए डावरी द पुर्तगीज गेव मुंबई टू द ब्रिटिश, और दहेज के रूप में मुंबई द्वीप को ब्रिटेन को प्रदान कर देते हैं। कौन, पुर्तगालियों ने। किंग चार्ल्स द्वितीय लीज्ड मुंबई टू हिज कंट्रीज ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1668 फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड। और दहेज के रूप में जब चार्ल्स द्वितीय मुंबई को प्राप्त कर लेते हैं, पा जाते हैं, तो वह अपने ही देश की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के शुल्क के बदले में उसको पट्टे पर दे देते हैं। किस पे देते हैं, पट्टे पे। Thus the foundation of Mumbai Presidency was laid. The credit for establishing modern Mumbai goes to गेराल्ड ओंगियार। इस प्रकार मुंबई प्रेसिडेंसी की नींव पड़ी तथा जिसकी स्थापना का श्रेय गेराल्ड ओंगियार को जाता है। इस प्रकार आधुनिक मुंबई का जन्मदाता या स्थापना करने वाला किसको माना जाता है, गेराल्ड ओंगियार को। इन 1680 औरंगजेब आल्सो इशूड अ फरमान। 1680 में औरंगजेब के द्वारा भी अंग्रेज़ों को एक फरमान जारी किया जाता है, एंड इंस्ट्रक्टेड दैट नो वन शुड हरास द कंपनीज पीपुल फॉर ऑक्ट्रॉय इन दिस फरमान। इस फरमान में कहा गया था कि कोई भी अंग्रेज़ी कंपनी के लोगों को चुंगी के बदले परेशान नहीं करेगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत अंग्रेज़ी कंपनी के लोगों को नहीं दी जाएगी। और इसके बदले इन दिस फरमान, इस फरमान में ही अरेंज 2% ऑक्ट्रॉय, 2% की लीगल चुंगी का भी प्राविधान था तथा 1.5% जजिया टैक्स भी लेने का इसमें प्रावधान था। इनको इस प्रकार औरंगजेब द्वारा जारी किए गए इस फरमान के अंतर्गत
इनको संरक्षण और सुरक्षा दोनों प्रदान की गई थी, किंतु उसके बदले 2% की चुंगी और 1.5% की जजिया टैक्स की वसूली भी इस फरमान में औरंगजेब के द्वारा किया गया था। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस द ब्रिटिश लूटेड हुगली इन 1686 बट द ब्रिटिश वेर डिफीटेड, जिसके विरोध में 2% चुंगी और 1.5% जजिया टैक्स के विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों के द्वारा हुगली को लूट लिया जाता है 1686 में। किंतु इस हुगली को लूटने के बाद जो संघर्ष होता है औरंगजेब और ब्रिटिश में, उसमें ब्रिटिश बुरी तरह पराजित होते हैं, अंग्रेज़ बुरी तरह पराजित होते हैं। टू टेक रिफ्यूज इन ए टाइडल आइसलैंड बट एन एग्रीमेंट वाज सेटल्ड थ्रू जाब चारनॉक बिटवीन टू, और वे एक ज्वारग्रस्त द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य होते हैं। कौन? अंग्रेज़। किंतु जाब चारनाक की मध्यस्थता से, मीडिएटरशिप से दोनों के मध्य एक समझौता हो जाता है और इस प्रकार यह संघर्ष समाप्त होता है।